अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। सी लॉ और पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर सीरीज़ के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर हसनैन हैदर। आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ लॉ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो टॉपिक इस प्लेटफॉर्म से सीएसएस की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, काइंडली आप उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें और उनके पास्ट पेपर से क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके जो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स हैं, काइंडली हमें इस नंबर पे आप अपना पेपर सेंड करें और हमसे उसके ऊपर रिव्यू लें, ताकि आपके जो सीएसएस की एग्ज़ाम है इसकी तैयारी बेहतर हो सके। क्योंकि सीएसएस के एग्ज़ाम में सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसमें जो आपने पढ़ लिया उसको आपने लिख कर, पहले आपने पढ़ना फिर उसको लिख कर हमें सेंड करके तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी होगी। बिकॉज इट्स अ रिटन पेपर, और रिटन पेपर के अंदर ही आप लिख के ही तैयारी कर सकते हैं इसकी। जिस तरह आप एफएससी या मैट्रिक में तैयारी करते थे, तो सीएसएस मुश्किल नहीं है, बस इसकी तैयारी को के लिए आपको दोबारा एफएससी का स्टूडेंट बनना पड़ता है। तो हम अपना टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी। उर्दू में अगर हम इसमें बात करें तो इसको कानून की हुक्मरानी कहा जाता है, यानी कि हुक्मरान कौन है? सिर्फ़ और सिर्फ कानून। अकॉर्डिंग टू ब्रिटानिका, rule of law is a mechanism that supports the quality of all citizen before law। इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है नो आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ पावर बाय किंग। किंग कोई भी पावर अपने आप यूज़ नहीं कर सकता, किसी की बग़ैर गुनाह किए किसी को कैद नहीं कर सकता। कानून के मुताबिक ही चीज़ें चलेंगी, कानून के मुताबिक ही सज़ाएं होंगी, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होंगे। ठीक है जी। इसके बाद रूल ऑफ लॉ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इक्वालिटी ऑफ ऑल। कानून की नज़र में सब बराबर होंगे, कोई कानून की नज़र में बादशाह नहीं है, कोई कानून की नज़र में ग़ुलाम नहीं है। सब, अगर कोई गुनाह करता है कानून की नज़र में तो उसको भी उतनी सज़ा मिलेगी जितने एक बादशाह की बेटी को। जैसा कि आपने वाक़यात सुने हुए हैं, उसमें से एक वाक़या है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो फ़ातिमा नामी औरत के लिए सिफारिश के लिए आया जाता है, तो वो हुज़ूर फरमाते हैं कि अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी इस तरह की कुछ गलती करती तो उन्हें भी ऐसे सज़ा होती। तो रसूल ने फरमाया, अब इसमें ज़रा आपको, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो इस्लामी जो एक रियासत है उसका भी एक अहम सतून है, तो रसूल ने फरमाया था कि तुम में से पहले माशरे इसलिए तबाह हुए कि जब उनमें कोई बड़ा आदमी गुनाह करता तो उसको तुम माफ़ कर देते, और अगर कोई छोटा आदमी पकड़ा जाता था तुम उसको सज़ा देते। तो ये वही वाला रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है। अब हम सीएसएस में इसको किस वाले से पढ़ रहे हैं? सीएसएस में इसको आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये आपको ऐसे में हेल्प करेगा, ऐसे के साथ आपको ये पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में हेल्प करेगा, और पॉलिटिकल साइंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम सी लॉ के लिए इसको पढ़ रहे हैं, तो सी लॉ के लिए पास्ट पेपर एनालिसिस में पता चलता है कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल ऑफ लॉ का क्वेश्चन आ जाता है, और इसके अंदर एवी डाइसी जूरिस्ट जो हैं, हमने इनको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एवी डाइसी के हवाले से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पास्ट पेपर के अंदर ये भी पूछा जा चुका है कि मॉडर्न वे में बताएं कि किस तरह रूल ऑफ लॉ का जो नोशन है वो यूके की कॉन्स्टिट्यूशन या यूके के पॉलिटिकल सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इस तरह के चंद क्वेश्चन पास्ट पेपर में आ चुके हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यूके के ही कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इसको, रूल ऑफ लॉ को। तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी जिन एवी डाइसी का जिक्र किया हमने, तो एवी डाइसी ही कहते हैं कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यूके के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर दो ही चीज़ें हैं जो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल सिस्टम को चला रही हैं। एक है जी पार्लियामेंट सोवरेनिटी, यानी पार्लियामेंट की ताकत, पार्लियामेंट सोवरेन है वहाँ पे ड्यू टू वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो अनकोडिफाइड है। और दूसरी चीज़ है रूल ऑफ लॉ,
तो पार्लियामेंट सोवरेनिटी के ऊपर हमने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, हम इसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, तो इस लेक्चर के बाद आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। अब यूके के अंदर इस कदर इम्पोर्टेंट है रूल ऑफ लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के तहत इसको रूल ऑफ लॉ के एग्जैक्ट वर्ड को जो उसका अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिस्सा बना दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ। एक्सपर्ट ओपिनियन आपके पेपर में सीएसएस के अंदर आपने अपने पेपर को बनाना होता है यूनिक, और यूनिक बनाने के लिए आपका पेपर ऐसा होना चाहिए कि अगर आपसे पहले 10 या 100 पेपर चेक हुआ है तो जब आपका पेपर आए तो एग्जामिनर 1 सेकंड के लिए रुक जाए, उसको सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई इस बच्चे को तो मार्क्स देने चाहिए। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं, आप जैसे इसके अंदर एविडाइसी का हवाला देंगे, जब कोटेशंस लिखेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन लिखेंगे, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, आप इसके अंदर कंक्लूजन से पहले क्रिटिकल एनालिसिस ऐड करेंगे, तो ये और आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल इसमें ऐड करेंगे मॉडर्न वर्ल्ड की। तो यही चीज़ें करने से आपके सीएसएस के जो एग्ज़ाम के जो प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव होती है और एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि ये बच्चा तैयारी करके बैठा होगा। तो एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ ले लेते हैं जी। अ स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर इज़ मेरली अ ग्लिप इन द एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये किसने कहा जी? ये किसने कहा जी? फ्रांसिस फुकुयामा। ये मॉडर्न वर्ल्ड के एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं फुकुयामा साहब। तो उन्होंने कहा जी कि अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो फिर स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर एक सिर्फ चमक ही है, ख्वाब ही रह जाता है। इसके बाद हम यूएस के प्रेसिडेंट हैं आइजनहोवर, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आइजनहोवर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी कि रूल द क्लियरेस्ट वे टू शो डैट द रूल ऑफ लॉ मीन्स टू अस इज़ एवरीडे लाइफ इज़ टू रिकॉल। कहता है अगर आप सिर्फ याद करें कि रूल ऑफ लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, अगर उसकी गैर हाज़िरी हो जाए, इफ़ देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ, तो क्या क्या होगा, बस आप ये सोच लें तो आप फिर रूल ऑफ लॉ को कहेंगे कि जी हमें रूल ऑफ लॉ के बगैर हमारा सोसाइटी, हमारा माशरा नहीं चल सकता। तो आइजनहोवर आप सीएसएस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये वही आइजनहोवर है जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 के अंदर जो जर्मन की जो आर्मी थी उनको डिफीट करने के लिए जो यूएस के जो यहाँ से आर्मी को लीड कर रहे थे वो आइजनहोवर ही थे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ रूल ऑफ लॉ पे बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ का स्टार्ट इस दुनिया में कैसे हुआ। थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके चलते हैं, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी सी लॉ के अलावा भी। वो ये है जी कि रूल ऑफ लॉ की नोशन से पहले एक कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट था डिवाइन पावर डॉक्ट्राइन। अब ये क्या थी? इसमें ये फैसला होता था कि चर्च की मदद से पॉप किसी किंग को ये डिक्लेयर करता था कि किंग इज़, ये जो आदमी किंग बना है ये किस वजह से बना है? ये डिवाइन पावर्स की वजह से बना है, इसको खुदाई ताकतों ने बादशाह बनाया है, तो अब हम इससे बगावत नहीं कर सकते, इसको खुदा ने हमारे लिए चुना है। तो ये ही कंसेप्ट जो था डिवाइन पावर का ये चलता गया यूरोप में। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसने जन्म लिया, तो उसका जो हम जिसे डेमोक्रेसी का स्टार्ट कहते हैं वो मैग्ना कार्टा वो कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या जी? 1215 के अंदर किंग जॉन, यूके के किंग एक तरफ और दूसरी साइड पे जी बैरन्स जो थे, किंग बैरन्स को लैंड देते थे और लैंड इन रिटर्न उन्हें टैक्सेस पे करते थे और जो लैंड की प्रोडक्टिविटी थी वो प्रोवाइड करते थे। तो मैग्ना कार्टा के अंदर एक पैक्ट साइन हुआ बैरन और किंग के दरमियान कि आज के बाद फेयर ट्रायल्स होंगे, यानी किंग अपनी मर्ज़ी से किसी को भी जेल में नहीं डाल सकता, जस्टिस सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। और इसके साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि नो आर्बिट्रेरी डिसीजन बाय किंग अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसले नहीं कर पाएगा, उसको पहले लोगों को, अवाम को एतमाद में लेना पड़ेगा। यहाँ से इसका रूल ऑफ लॉ का स्टार्ट हुआ, यानी कानून की हुक्मरानी का स्टार्ट हुआ किंग की पावर्स को लिमिटेड करके। इसी तरह की चीज़ हम देखते हैं कि द पिटीशन ऑफ राइट्स जो 1628 में जाके की गई, इसके अंदर
किस किस के दरमियान कॉम्पैक्ट हुआ? यहाँ से थे यूके के जो किंग थे वो किंग चार्ल्स थे उस दौर में, और उनका एग्रीमेंट हुआ पार्लियामेंट के साथ। उस दौर में पार्लियामेंट डेवलप हो चुकी थी, क्योंकि इसके कुछ अरसे बाद जो है वो सिविल वार भी हुई है इनके दोनों के दरमियान, वो भी बताते हैं आपको। तो इस पटिशन ऑफ राइट्स के तहत ये बातें डिसाइड हुई कि पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर किंग टैक्स नहीं लगा सकता, पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर आर्बिट्रेरी डिटेंशंस नहीं हो सकती, और पार्लियामेंट ही फैसला करेगी कि मार्शल लॉ के दौर में पीस टाइम में मार्शल लॉ नहीं लगेगा। तो ये चंद बातें डिस्कस हुई किस किस के दरमियान, पार्लियामेंट और किंग चार्ल्स के दरमियान। लेकिन ये कुछ हालात बेहतर ना रहे और इन दोनों के दरमियान आपस में राइट्स को, पावर्स को लेके जंग शुरू हो गई, जिसको हम यूके की हिस्ट्री में याद रखते हैं इंग्लिश सिविल वॉर के नाम से। जो वॉर चली है 1642 से लेके 1651 तक। अब इस वॉर के अंदर जीते पार्लियामेंट, और किंग चार्ल्स जो थे वो डिफीट हुई, उन्हें उनको एग्जीक्यूट भी किया गया। तो इस तरह पार्लियामेंट सॉवरेनिटी भी और रूल ऑफ लॉ भी, इन दोनों की नोशन जो थी यूके की सोसाइटी में वो इम्प्रूव होती गई। इसके बाद हम बिल ऑफ राइट्स 1689 की तरफ आते हैं। इसके अंदर पार्लियामेंट को पावर दी गई कि पार्लियामेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई कि वो अपनी जो बात है उसको मुकम्मल तौर से लोगों में आपस में डिस्कस कर सकते हैं, और फ्री इलेक्शंस होंगे, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जो आज भी पाकिस्तान का मसला है वो 1689 में यूके ने किसी हद तक हल कर लिया था। और इसके बाद पार्लियामेंट एक्ट 1911 और 1949, इसको देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यूके की जो पार्लियामेंट है ना, इसके दो हाउसेज हैं। एक हाउस कहलाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और दूसरा कहलाता है हाउस ऑफ कॉमन। जिस तरह पाकिस्तान में लोअर हाउस और अपर हाउस, लोअर हाउस पाकिस्तान का क्या है जी, नेशनल असेंबली, और अपर हाउस है जी सेनेट। तो लोअर हाउस और अपर हाउस, लोअर हाउस जो है वो डायरेक्ट इलेक्टेड है, अवाम के नुमाइंदे बैठे होते हैं। इसका मतलब है अगर हाउस ऑफ कॉमन की पावर में इजाफा होगा तो रूल ऑफ लॉ की नोशन स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर हाउस ऑफ लॉर्ड की पावर में इजाफा होता है तो फिर किंग की पावर, क्योंकि ये किंग के नुमाइंदे होते हैं, इनको रॉयल असेंट से ही चुना जाता है, तो उसकी पावर में इजाफा होगा। तो पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1911 और 1949, इन दोनों एक्ट ने हाउस ऑफ कॉमन की पावर में इजाफा किया, उनके जो राइट्स थे, उनकी जो लॉ को पास करने की ताकत उसको बढ़ाया, और साथ साथ इसने 2 ईयर्स की डिले और इसमें 1 ईयर की डिले तक, हाउस ऑफ लॉर्ड जो हैं वो 2 साल तक इसमें और 1 साल तक इसमें किसी भी कानून को रोक सकते थे। इसके बाद हाउस ऑफ कॉमन को वो लॉ पास करने की इजाज़त मिल जाती थी। और एक और यहाँ पे आपको बात बता चलें कि अगर कोई पार्टी इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में किसी चीज़ पे लेजिस्लेशन का वादा कर दे हाउस ऑफ कॉमन में, तो हाउस ऑफ लॉर्ड उस लॉ को कभी भी अपोज नहीं करते। ये यूके का एक कन्वेंशन है। इसके बाद हम यहाँ पे लॉर्ड एवी डाइसी के जो पॉइंट्स हैं, जिसके पास पर में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन में आ चुका है, एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ के पॉइंट्स और उसके मॉडर्न जो यूके के पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले इसके पॉइंट्स देखते हैं। नो मैन इज़ पनिशेबल अनटिल अ डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ इज़ कमिटेड। कहता है जब तक किसी के ख़िलाफ़ कोई सख्त कानून उसने ना तोड़ा हो तो उसको पनिशेबल नहीं समझा जा सकता। इससे क्या बात साबित होती है? इससे बात ये हमें पता चलती है कि जो मुल्क के कोर्ट्स होने चाहिए वो फ्री एक्सेस होने चाहिए कोर्ट्स तक सबको। इसके बाद काउंसिल की चॉइस हर बंदे के पास होनी चाहिए, ताकि वो जिस पे भी कोई इल्ज़ाम लगा है वो कम से कम अपने आप को साबित कर सके कि वो इल्ज़ाम सच्चा है या झूठा है। और नो आर्बिट्रेरी पावर, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो स्टेट है उसके पास आर्बिट्रेरी पावर नहीं है लोगों की आज़ादी को छीनने की या लोगों को सज़ा देने की। इस पे पाकिस्तान पे भी हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, अगर वो किसी भी आदमी को डिटेन करता है, कैद करता है, तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको पेश करना पड़ता है मजिस्ट्रेट की
कोर्ट में यानी मजिस्ट्रेट की अदालत में, और वहाँ पे उसको पुलिस को ये साबित करना पड़ता है कि जिस बेस पे, जिस एफआईआर की बेस पे हमने इस आदमी को कैद किया है, वो एफआईआर जो है वो उसके अंदर इस आदमी पे इतनी सीरियस एलिगेशन है कि हम इसे 14 दिन के रिमांड पे या जितना भी वो रिमांड मांगती पुलिस उतने रिमांड पे रख सके। यानी कोई भी आदमी 24 घंटे से ज़्यादा मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर पुलिस की डिटेंशन में नहीं रह सकता। तो बेटा जी यहाँ पे आपको सिर्फ बता दूँ कि सीएसएस जो है ना एस्पिरेंट्स, सीएसएस कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ, सीएसएस एक लंबी दौड़ ज़रूर है जिसमें एक ये स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। इसमें आपने बस थकना नहीं है, आपने चलते जाना। तो सीएसएस आपको लाजमी इंशाल्लाह आप किसी ना किसी मैदान में लाजमी पहुंच जाते हैं। बस रुकना नहीं है, चलते जाना है। और आपको जहाँ किसी भी मसला, किसी भी लिहाज से मसला आ रहा हो तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, आप वो मसला ऑडियो में, मैसेज में किसी तरह हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम जो सीएसएस मस्कीटियर की टीम है वो आपको हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। आप क्वेश्चन लिख के हमें उसके आंसर लिख के भेजें, हम आपको आंसर चेक करके देंगे। आपकी जो एक पैटर्न में फ़्लो होगा उसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आप फ्रीली हमसे किसी भी टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है एविडेंसी का कि नो मैन इज़ अबव द लॉ। कोई भी आदमी चाहे वो बादशाह है वो कानून से ऊपर नहीं है। तमाम मिनिस्टर्स जो हैं किसी भी मिनिस्ट्री के, किसी भी गवर्नमेंट के, वो अकाउंटेबल हैं, उन्होंने जवाबदेह होना है। आप मिनिस्टर अकाउंटेबल कैसे होते हैं? यूके के अंदर जो मिनिस्टर अकाउंटेबल एक तो पार्लियामेंट के सामने होते हैं, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर्स होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाकिस्तान में भी मिनिस्टर्स जो हैं वो जब अपना आते हैं असेंबली में तो अपोजिशन के लोग उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर मिनिस्टर कोई पाकिस्तान के अंदर से साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए नैब जैसे इदारे हैं जहाँ पे अगर कोई एम्बेजलमेंट होती है तो ये इदारे उन पर रिसर्च करते हैं और उनको सर्च करके इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब इस पॉइंट पे आप एक क्रिटिक ऐड कर सकते हैं, और क्रिटिक ये है कि यूके के अंदर नो मैन इज़ अबव लॉ बात तो हम करता है, एविडेंसी करता है, लेकिन वहाँ पे जो क्वीन है ना, क्वीन को दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन यानी उनका जो अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लीगल इम्यूनिटी दी गई है। यानी कानून पे क्वीन पे कोई सज़ा नहीं हो सकती क्वीन को। ये चीज़ रूल ऑफ लॉ की नोशन के ख़िलाफ़ है। थर्ड पॉइंट एविडेंसी का जी के राइट्स एंड फ्रीडम आर बेस्ट प्रोटेक्टेड अंडर कॉमन लॉ। यानी कॉमन लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम को। कौन कौन सी फ्रीडम जी? फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इन चीज़ों को जो प्रोटेक्ट करता है वो यूके का लॉ अच्छी तरह प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे हम क्रिटिक में या कंपैरिजन में ये भी लिख सकते हैं कि जैसे चाइना का सिस्टम है या नॉर्थ कोरिया तो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है ना, तो हम चाइना की एग्जांपल यहाँ दे सकते हैं कि चाइना के अंदर चाइना वैसे क्लेम करता है कि हम डेमोक्रेसी हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी कौन सी है? अथॉरिटेटिव डेमोक्रेसी है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है हर फील्ड के अंदर, और लोगों के पास सेल्फ फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच और इसकी काफ़ी वहाँ पे ना रिस्ट्रिक्शंस है लोगों के ऊपर। इसके ऊपर हमारे पास एक कोटेशन है, यूएस के प्रेसिडेंट थे रैगन। ये रैगन कौन है जी? ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो कोल्ड वार का दौर था यूएस का, तो कोल्ड वार इस दौर में आके अपने पीक पे थी रैगन के दौर में, और इन्होंने ही आके फिर वो कोल्ड वार को आगे कंटिन्यू किया। तो ये कहते हैं कि फ्रीडम प्रॉस्पर व्हेन रिलीजन इज़ वाइब्रेंट, और रूल ऑफ लॉ जो है वो अंडर गॉड इज़ एक्नॉलेज। के रूल ऑफ लॉ का पता हो कि भाई इस इलाके में, इस कौम के अंदर रूल ऑफ लॉ जो है उसकी नोशन ज़िंदा है, लोगों को कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं। इसके बाद जी ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। ये स्पेसिफिकली सीला के जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, ये उनके लिए है। पॉलिटिकल साइंस के जो हैं बच्चे वो ये स्किप भी कर सकते हैं कि हाउ रूल ऑफ लॉ इज़ वर्किंग इन यूके पॉलिटिकल सिस्टम एंड शेपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर रूल ऑफ लॉ किस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये इम्प्लीमेंट हो रहा है जी 3 रास्तों से। पहला रास्ता है जुडिशरी, दूसरा रास्ता है पार्लियामेंट, तीसरा रास्ता है गवर्नमेंट। जुडिशरी के ज़रिए कैसे जी कि जो जजेज़ हैं
जजेस लोगों को कानून की नज़र में बराबर देखने के लिए कॉमन लॉ को इस तरह आर्टिकुलेट करते हैं कि फंडामेंटल लॉज प्रोटेक्टेड हों, और जो गवर्नमेंट है वो किसी के लॉ जो फ्रीडम है या उसकी जो राइट्स हैं उसको स्नैच ना कर सके। इसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट है, ये किसके खिलाफ होता है? लॉ ऑफ टॉर्ट यूज़ होता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। यहाँ पे भी आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्रिटिक में भी आप लिख सकते हैं कि फ्रांस के अंदर एक सेपरेट लॉ है जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सरकारी मुलाजमीन के लिए, और ये एविडाइसी के मुताबिक रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी है। तो ये भी आप यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट किस तरह रूल ऑफ लॉ को जो है वो इंश्योर करती है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कोई भी लॉ बन रहा हो उस वक्त इनके पास आता है और ये उसको इंश्योर करते हैं कि इसमें रूल ऑफ लॉ प्रोटेक्टेड है। इसके साथ साथ जॉइंट कमेटी, दोनों हाउसेस की जॉइंट कमेटी है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जॉइंट कमेटी है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जो हर बिल के अंदर, बिल जब लॉ बन रहा होता है उसका एक प्रोसीजर है, वो भी इंशाल्लाह वीडियो हम यहाँ शेयर करेंगे कि हाउ लॉज आर पास इन यूके। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम जल्द वीडियो आपसे शेयर करेंगे। तो ये जब बिल लॉ बन रहा होता है तो इसके दौरान ये जो कमेटी है ये चेक करती है कि कोई भी ऐसा लॉ ना बन जाए जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो। फाइनली गवर्नमेंट कैसे रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करती है? लॉर्ड चांसलर का जो ऑफिस है यूके के अंदर, वो इस बात को इंश्योर करता है कि किसी भी इंसान के साथ ज़्यादती ना हो, रूल ऑफ लॉ की नोशन की इन्फ्रिंज अपॉन ना हो। अब फाइनली अब हम कोई भी टॉपिक करें उसमें पाकिस्तान का डिस्कस ना करें, ये हमारे CSS की तैयारी के साथ खिलाफ है और उसके साथ ज़्यादती होगी। तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की कंडीशन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए ये कि WJP वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक इदारा है, ये रैंकिंग देता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की। तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो इस पे बहुत नीचे है। पाकिस्तान की पोजीशन है 130 आउट ऑफ 139, सिर्फ 9 मुल्क हमसे नीचे हैं, और ये रैंकिंग है 2021 की। तो जो भी आपको मैं स्टैट्स दूँ पेपर से पहले आप उन्हें एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि अभी तक जब लेक्चर बना रहा हूँ तो ये लेक्चर के बनाते वक्त 2021 की ही हमारे पास अवेलेबल थी। तो जब अगर आप 2023 की टर्म में जा रहे हैं तो फिर आपको अपना जो डाटा है, अपने स्टैट्स हैं, इनको आपको एक बार क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ इतनी नीचे क्यों है? ये चीज़ें आपको पाकिस्तान अफेयर के पेपर में और ऐसे के पेपर में लिखनी पड़ेंगी, उसमें आप इनमें बातें ऐड कर सकते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन इंडेक्स का लिखें यहाँ पे कि पाकिस्तान में करप्शन इंडेक्स करप्शन बहुत ज़्यादा है, मिनिस्टर्स अपनी पावर बहुत मिसयूज़ करते हैं, जस्टिस पाकिस्तान में डिलेड है, और आपको कोटेशन आप यहाँ यूज़ करेंगे कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड वाली कोटेशन आप यहाँ यूज़ करेंगे। और फाइनली आप यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स का भी जिक्र कर सकते हैं कि दुनिया में मिलिट्री कोर्ट्स को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता क्योंकि इसमें कुछ तकाज़े पूरे नहीं होते लोगों इंटरनेशनल डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक। तो फाइनली हम अपने लेक्चर को यहाँ कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में हम अब यही दोबारा बातें लिखेंगे कि किस तरह रूल ऑफ लॉ यूके के अंदर शेप कर रहा है यूके कॉन्स्टिट्यूशन को, और यूके के लोगों को किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको कामयाबी अता करे, हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।